देखिए, पहले तो अरावली जो है वो भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। वो सांस्कृतिक हेरिटेज है और सांस्कृतिक ही नहीं, वो धार्मिक हेरिटेज है हमारा। तो दूसरी बात जो आपने कहा कि सरकार ने कहा है कि वचनबद्ध है। अगर सरकार वचनबद्ध होती तो अभी भी जो धड़ल्ले से इलीगल माइनिंग अरावली में चल रही थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार, एक तरह से बार बार चिताया सरकार को, अपने माननीय हाई कोर्ट राजस्थान ने कई बार चिताया। 3 वर्ष पहले तो सरिस्का के कोर एरिया में, और मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि वो नहीं रुक पाया है जी। तो सरिस्का के कोर एरिया में ब्लास्टिंग के दौरान एक टाइग्रेस की मृत्यु हो गई थी। अच्छा। ऐसी चिंताजनक स्थिति है। अब मैं सरकार और सुप्रीम कोर्ट से आदर पूर्वक ये जानना चाहता हूँ कि उनका धर्म पहले क्या था। वो राजधर्म का पालन करें। पहला धर्म ये था कि वो इस इलीगल माइनिंग को रोके। इसे तो रोक नहीं पा रहे, इसके सामने तो घुटने टेक रखे। कई बड़े पुलिस के अधिकारों की जो अधिकारी हैं उनकी हत्या कर दी जाती है वहां पर, अगर कोई रोकना चाहता है। गांव के गांव खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल असहाय हमारा पूरा तंत्र इस इलीगल माइनिंग के जंजाल के सामने दिखाई दे रहा था। ऐसे में वो ये वादा करते हैं कि हम वचनबद्ध हैं, हम बचाने के लिए। तो मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता बिल्कुल भी कि वो कैसे वचनबद्ध हैं। हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा, और मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसा एक वक्तव्य उन्होंने दिया कि 1.9% में ही तो अरावली की माइनिंग होगी। ऐसे तो अभिषेक जी, अगर मैं आपको शूट कर देता हूँ तो गोली का जहाँ पहला प्रभाव होता है वो आपके शरीर के 1% के कम एरिया में होता है, लेकिन हम उसके बाकी प्रभाव को देखते हैं। दिल्ली में जो कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र, अगर असल क्षेत्र आप देखें, असल क्षेत्र तो 0.0073%, लेकिन उनका प्रभाव क्षेत्र कितना। एक, जब आप माइनिंग शुरू करते हैं, पहले तो आप असहाय हैं कि आप इलीगल माइनिंग को नहीं रोक पाते। दूसरा, माइनिंग की वजह से जो बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनरी वहाँ लगती है, जो बड़ी बड़ी डंपर वहाँ से गुजरते हैं, उनका ऐसी एक फ्रेजाइल पारिस्थितिकी, एक ऐसा इकोसिस्टम जो 2 बिलियन वर्ष पुराना है, उसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा ये हम सब जानते हैं। अच्छा, आप जैसे बता रहे थे कि जो धार्मिक धरोहर भी है, तो थोड़ा उस बारे में बताएं, किस तरह के धार्मिक धरोहर है? अरावली का एक बहुत बड़ा इतिहास है। स्कंद पुराण तक में अरावली का जिक्र है। स्कंद पुराण में कथा आती है कि कैसे एक बार वशिष्ठ, जो सप्तऋषियों में से एक है जिन्होंने वेदों की संरचना करी है, उनकी जो गाय थी नंदिनी, वो बिल्कुल जैसे सुरभि गाय है वैसे नंदिनी गाय थी, और जो वो चाहते थे वो उस गाय से पा लेते थे। तो वो विचरण कर रही थी मध्य भारत में, और एक बहुत बड़े खाई में वो गिर गई और मिल नहीं रही थी। तो वशिष्ठ जी ने शिव जी की तपस्या करी और उनसे मदद मांगी। तो शिव जी ने अपने एक नाग, अर्बुद नाग, जो उनका गण भी है, उसको बुलाया। अर्बुद नाग ने नंदिनी को खोजा। उसके बाद शिव जी उससे प्रसन्न हुए तो वर की बात हुई। तो अर्बुद नाग ने कहा कि आप मुझे ऐसा वर दें कि इतनी खतरनाक खाई जो मध्य भारत के बीचों बीच है, मैं उसे भर दूं। तो वहाँ पर अर्बुद नाग स्थापित हो गया, और उसके आसपास, क्योंकि शिव जी ने उसका आशीर्वाद दिया था, बहुत अच्छी झीलें, बहुत झरने, बहुत अच्छे वृक्ष और बहुत सारे पशु पक्षी आकर उसमें निवास करने लगे। इसे ही हम अर्बुद कानन कहते हैं। इसी को अगर आप वन पर्व महाभारत में जाएं तो पांडवों का प्रिय क्षेत्र था, जैसे पांडुपुल मंदिर भी वहीं है, इसको हमने अर्बुदारण्य कहा था। यही अर्बुदारण्य नाम बाद में अरावली इस नाम से प्रसिद्ध हुआ और आज प्रसिद्ध है। तो ये हमारी सांस्कृतिक, हमारी एक सांझी धर्म की विरासत है। हमें इसका पूरे मेरे हिसाब से तन मन धन से इसको हमें बचा कर रखना है, संजो कर रखना है। ऐसे फ्रिवलस कानूनों से इसे बचा के रखना। अच्छा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 100 मीटर की ऊंचाई वाले जो पहाड़ी हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं होगी, तो कितनी ऐसी पहाड़ियाँ होंगी जिनकी ऊंचाई जो है 100 मीटर या उससे ज़्यादा होगी? देखिए, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि अरावली में लगभग 12,048 पहाड़ियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। इसमें सिर्फ 1,020 पहाड़ियाँ जो हैं वो 100 मीटर के वाले दायरे में नहीं आती। यानी आपने लगभग 8% अरावली को छोड़कर बाकी पूरा रीजन जो है
वो माइनिंग के लिए खोल दिया है। लेकिन उसमें जैसे जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनका ये कहना है कि 100 मीटर के जो पहाड़ी है उसके इर्द गिर्द 500 मीटर का जो हिस्सा है वो भी संरक्षित रहेगा। तो इसलिए वो ये दावा करते हैं कि 0.93 या 1.93% का ही हिस्सा सिर्फ खनन के लिए। ऐसा हो पा रहा है कहीं भी? आपने उत्तराखंड में क्या कहा था कि नदी के इतने आसपास हम कोई रिजॉर्ट नहीं बनने देंगे? क्या ऐसा हो पाया? धराली में जब आपदा आई तो कहाँ था रिजॉर्ट? उसके बिल्कुल मार्ग में था। तो ये बातें कहना, पहले आप क्रियान्वयन कहीं सक्सेसफुली करके तो दिखाएं, उसके बाद ये दावे ठोकें। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि कोर, आप गूगल अर्थ में जाके चेक कर लीजिए, कोर अरावली के अंदर माइनिंग चल रही है। बड़े बड़े ट्रक अभी भी सरिस्का जैसे जो बायोस्फीयर है उसके बगल से गुजर रहे हैं, टाइगर्स मारे जा रहे हैं, लोगों पे हमले हो रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं कि उसके आसपास 500 काम पर। कौन मानेगा आपकी परिधि को? आप तो खुद 2-3 बार कोर्ट में सरकारों ने जाके, मैं आपसे मतलब सिर्फ उनकी सरकार नहीं है, सरकार 2-3 बार मान चुकी है कि वो असह्य रही है ये माइनिंग माफिया के सामने। तो आप माइनिंग माफिया को फिर एक चांस दे रहे हैं। ये मैं पहले चाहता हूं कि पहले तो आप माइनिंग को कंट्रोल करें, जिस एरिया में वो होती है उसको बिल्कुल उसी कंट्रोल के साथ करें जिस प्रकार वो होनी चाहिए। नहीं तो उत्तराखंड का हाल आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश का हाल आप देख लीजिए, आपके अपने अधिकारियों किस प्रकार। ठीक है, मैं सरकार को सीधे तौर पे दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, ये पूरा समाज, पूरा तंत्र ऐसा बन चुका है, लेकिन आपके अपने अधिकारी वहां मारे जाते हैं उन गुंडों द्वारा। तो पहले हमें उसको ठीक करना चाहिए, फिर इसके विस्तार के बारे में हम सोच सकते हैं। अच्छा, और सर अरावली का आपने जैसे जो धार्मिक महत्व है वो बता दिया, अब इकोलॉजी पे खासतौर पे हम अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें या इन चारों राज्यों की बात करें तो इसके इकोलॉजी सिस्टम पर क्या महत्व है अरावली का? और ये जो निर्णय है जिसको आप गलत बता रहे हैं या ये कह रहे हैं कि ये नुकसानदायक होगा, तो क्या नुकसान पहुंचेगा? देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि 2 बातें। एक तो साइबेरिया से जो ठंडी हवा आती है वो उत्तर भारत तक रह जाती है और दक्षिण भारत का अपना एक यूनिक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। इसको रोकने का काम अरावली करता है, पहले हिमालय करता है, ताकि उत्तर भारत में भी उतनी भीषण सर्दी नहीं पड़ती जितनी आप ऊपर वाले देशों में देखते हैं। उसके बाद अरावली करता है, अरावली की वजह से दक्षिण भारत संतुलित रहा। फिर अरावली में ही जो तापमान का जो क्रिटिकल इकोसिस्टम बनता है उसी की वजह से मानसून के बादल खिंच के आते हैं। अरावली पे नुकसान होता है तो यानी आप सीधे तौर पे समझ जाइए कि यहाँ पे वर्षा कम होगी, वर्षण कम होगा। तीसरा, जो रेगिस्तान के कण हैं जो उड़ते हैं धूल के, उसको अरावली दिल्ली आने से रोकता है। अब आप देखिए यहाँ का एक वैसे ही कितना विषाक्त है, धूल उसमें एक मुख्य कारण है। अगर अरावली हट गया तो मैं आपको रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो अभी स्थिति है उससे लगभग 12 से लेकर 40 गुना तक स्थिति खराब हो जाएगी, यानी दिल्ली तो रहने लायक नहीं बचेगा। चौथा, भूगर्भीय जल जो जितना ही खासकर दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे जितना भूगर्भीय जल है उसका 90% जो पोषण का काम जो कर रहा है वो अरावली श्रृंखला के स्रोत कर रहा है। अगर उनको नुकसान पहुंचा तो हम एक वाटर क्राइसिस में चले जाएंगे। और पांचवा, जो सबसे मुझे खतरनाक लगता है, ऑलरेडी इस साल हमने इस पूरे इलाके को भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन में डाला है। ऐसे में माइनिंग क्या करती है, इलीगल माइनिंग खासतौर पे, और इस पे जोधपुर यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी है कि वो भूकंपीय प्लेटों को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे ये इलाका और अधिक खतरनाक हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, विकरालतम समस्या है। इस पे पूरे जोर शोर से विचार करके सरकार को कदम उठा। और एक जैसे आप भूकंप को लेकर बता रहे हैं कि अरावली जो है बचाने का काम करती है, तो थोड़ा उसके बारे में और एक्सप्लेन कर पाएंगे कैसे वो मतलब भूकंप रोकने का या भूकंप से बचाने का काम करती है? देखिए, मैं भूकंप टेटरेंस नहीं है, लेकिन वहाँ की टेक्टोनिक प्लेट्स कहीं की भी होती हैं, अगर उसमें एक माउंटेन रेंज होती है तो उसे बांध के रखती है, और खासकर ये माउंटेन रेंज जो 2 बिलियन वर्ष पुराना। अब अगर आप उस इलाके का जो वेट का बैलेंस है, संतुलन है, उसको प्रभावित करते हैं, जो मिट्टी यहाँ पे अभी जो बजरी को लेके भी माइनिंग चल रही है, खनन चल रहा है, उसमें आपने देखा है वो गड्ढे खोद खोद कर छोड़ जाते हैं, इससे वेट का इम्बैलेंस होता है। टेक्टोनिक प्लेट जो है वो भूकंपीय प्लेट होती है, वो हिलती तब है जब अंदर का प्रेशर रिलीज होता है, जिसमें वेट का एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो उसे नीचे दबा के रखे प्रेशर को।
जिससे क्या होता है, कोई भी बड़ा भूकंप जब आ रहा होता है तो कम तीव्रता से हमें महसूस होता है। लेकिन अगर ऊपर उसका वेट कम हो जाता है जगह जगह पर, साथ ही साथ वहाँ पानी भर जाता है, रिसाव से भूकंपीय प्लेटों तक नीचे चला जाता है, तो जो फ्रिक्शन है वो भी कम हो जाता है, जिससे आप देखेंगे कि भूकंपीय प्लेट आपस में ज्यादा हिलेंगी। जो भी भूकंप आएगा वो अधिक रिक्टर पैमाने पे नापा जाएगा और अधिक नुकसान करेगा। तो आपके अपनी राय क्या है, क्या उपाय होना चाहिए? क्या ये जो निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव के बाद ही ये निर्देश दिया गया है, तो इसमें क्या बदलाव होना चाहिए या क्या और उपाय होना चाहिए जो पर्यावरण के लिए अच्छा भी रहे, और अगर खनन कहीं पे वैध तरीके से चलानी है वो काम भी हो सके? तो मेरे विचार आपको थोड़े से क्रांतिकारी लगेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले चाहता हूं कि जो सनातन संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। सबसे पहले तो आज हमें जब आप खुद ही देख लें, हर मौसम जो है वो हमें त्रासदी लग रहा है, हम उसे इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ऊपर एक डिजास्टर मंडरा रहा है। वर्षा ऋतु में क्या हुआ था हिमाचल प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि शायद हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड गायब हो जाएगा। ऐसे समय में अब जो हमारी विकास की अवधारणा है उसे हम कैसे लिख रहे हैं, सबसे पहले हमें इस पे विचार करना पड़ेगा। क्या हम उसे खनन और पत्थर से ही लिखते रहेंगे? क्या हम ये नहीं सोचेंगे कि हवा हमें साफ चाहिए? क्या हम ये नहीं सोचेंगे कि पानी में लेड मिलता था, पानी में अमोनिया मिलता था, आज यूरेनियम मिलने लग गया है? तो हमें अब इनको प्रमुखता देनी पड़ेगी और इन बातों को मुख्यता से लाना पड़ेगा। नहीं तो माफ कीजिएगा, सिर्फ वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष हम 10 लाख लोगों को काल के काल में धकेल रहे हैं। आने वाला समय बहुत विकराल रहेगा। सबसे पहले तो मैं इस विकास की अवधारणा को चैलेंज करना चाहता हूँ। दूसरे टॉल पे, क्योंकि आपका खनन से रिलेटेड सवाल था, मैं चाहूँगा कि पहले जो खनन इलीगल चल रहा है, पहले उस पर ब्लैंकेट अच्छे तरह से, बैन तो है ही, उसका क्रियान्वयन हो जाए, वो बंद करा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट उसमें जागे और उसके बाद सोचे कि कहाँ हम नए एवेन्यूज खोज सकते हैं। क्योंकि एक बार सिस्टम ठीक हो जाता है तो हमें माइनिंग या खनन से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपका इंटेंट ठीक होना चाहिए, जो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा।